ये चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइडेड है, सेंसरी, अटेंशन एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस। हमारे दिमाग में चीज़ें कैसे पहुंचती हैं, कैसे हम अटेंशन देते हैं और दुनिया को हम किस नज़र से देखते हैं, ये इस चैप्टर में हम समझते हैं। वेलकम टू चैप्टर नंबर 4, सेंसरी, अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेस। सेंसरी इज द 5 सेंसेस दैट वी हैव। नाउ जब हम इन सेंसेस की बात करते हैं तो ये चैप्टर अगेन 3 पार्ट में सेंसरी डिवाइडेड है। पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को समझेंगे। सेंसरी इनपुट्स गिव्स अटेंशन एंड इट गोज टू मीनिंग। सेंसरी इनपुट्स कहाँ से आते हैं? हमारे पास 5 सेंसेस हैं प्लस 2 सेंसेस हमारे इंटरनल सेंसेस हैं। स्टिमुलाई क्या होता है? स्टिमुलस होता है कोई भी चीज जो मेरे को ट्रिगर कर रही है। तो अगर मैंने ये पेन टच किया हुआ है तो ये ट्रिगर कर रहा है और मैं आंख बंद भी रखूंगा तो मुझे पता है कि मैंने हाथ में इसे पकड़ा हुआ है। तो ये मेरे दिमाग में इस टच के बेसिस पे एक स्टिमुलस को क्रिएट कर रहा है। वो स्टिमुलस आगे जाकर एक रिस्पॉन्स देता है। तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स का सिचुएशन बनता है जिससे मुझे पता चलता है कि ये क्या चीज है। तो ये स्टिमुलस है। सेंस ऑर्गन्स, जिससे हम रिसेप्टर्स जो होते हैं, जिससे हम एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन कंक्लूड लेते हैं। 5 एक्सटर्नल सेंसेस होते हैं, 2 इंटरनल सेंसेस होते हैं। आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन आर हर एक्सटर्नल सेंसेस एंड देन किनेस्थेटिक और वेस्टिबुलर जो है वो हमारे इंटरनल सेंसेस होते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी बॉडी को बैलेंस में रख पाते हैं और हम सही तरीके से चल पाते हैं। ये हमारे इंटरनल सेंसेस है जो कंट्रोल करके रखते हैं। दुनिया को हम कैसे समझते हैं? सेंसरी इनपुट आता है जिसमें हम अटेंशन देते हैं और उससे हम दुनिया का एक मतलब निकालते हैं जिसे मीनिंग बोलते हैं। ये सारे इंटर रिलेटेड कॉग्निटिव प्रोसेस होते हैं। कॉग्निशन का क्या मतलब होता है? हमारी सोच और समझ, हम क्या सोच पाते हैं, क्या समझ पाते हैं। फेलियर एट एनी स्टेज अफेक्ट्स आवर अंडरस्टैंडिंग। इस स्टेज के बीच में कहीं पर भी अगर फेलियर आ रहा है कि अगर मैं इसे टच कर रहा हूं और मुझे टच सेंसेशन ही नहीं हो रहा है, राइट, तो वो फेलियर हो गया। अगर मैं अटेंशन नहीं दे रहा हूं तो फेलियर हो गया, और अगर मैं उसका परसीव सही तरीके से नहीं कर रहा हूं तो फेलियर है। किसी भी स्टेज के बीच में भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो सही तरीके से हम समझ नहीं पाते हैं। और फिर आता है सेंस मोडालिटीज। सेंस की स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले सेंसेशन। टच इज अ सेंसेशन। जो हम देख रहे हैं वो मेरे इंफॉर्मेशन जा रही है आंखों के अंदर रेटिना से गुजरते हुए पीछे टच कर रही है। टच करने के बाद वो उसे इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट कर रहा है। इनकोड करके इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है वो दिमाग के अलग अलग हिस्से में भेज रहे हैं और मैं समझ पा रहा हूँ कि सामने कैमरा है। ये पूरा प्रोसेस चल रहा है। जो मेरी आवाज़ आ रही है वो आवाज़ मेरे कानों में जा रही है, ईयर ड्रम्स वाइब्रेट हो रहे हैं, उसे इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट कर रहा है और वो दिमाग में जा रहा है। इसी तरीके से हमारे बाकी सारे सेंसेस जो हैं वो सेंसेशंस करते हैं। हमारे सेंस ऑर्गन्स के कुछ फंक्शनल लिमिटेशंस होती हैं कि आंखों की एक क्वालिटी होती है कि इतनी ब्राइटनेस के ऊपर हम देख नहीं सकते, इतने के नीचे अंधेरे में हम नहीं देख सकते। सुनाई की एक हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है कि उस फ्रीक्वेंसी के अंदर ही हम चीज़ों को सुन पाते हैं, उससे बियॉन्ड, कम या ज़्यादा में हम नहीं सुन पाते हैं। मतलब हमारे सेंस ऑर्गन्स की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ये लिमिटेशंस क्या होती हैं? इसके अंदर 2 पॉइंट आते हैं, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड और डिफरेंस थ्रेशोल्ड। एब्सोल्यूट लिनन भी बोलते हैं। ये क्या होता है कि अगर आपको जानना है कि यार मीठा टेस्ट करना है, राइट, कि ये मीठा है या नहीं है, तो आपने पानी लिया, शक्कर लिया, शक्कर की कुछ बूंदे इसमें डाली, टेस्ट किया, कुछ नहीं आ रहा है, फिर कुछ डाला, टेस्ट किया, कुछ नहीं आ रहा है। तो वो मिनिमम क्वालिटी जिसमें आपको टेस्ट आ जाए, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसमें आपको बात सुनाई दे दे, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसमें आपको चीजें दिखाई दे दें, वो सारा एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड है। मिनिमम स्टिमुलस इंटेंसिटी विच इज डिटेक्टेड लाइक 50% ऑफ द टाइम। और फिर डिफरेंस थ्रेशोल्ड, नहीं पता चल रहा था से पता चल रहा है कि बीच की जो डिफरेंस होती है, राइट, कि अभी तक मुझे टेस्ट नहीं आ रहा था, अब टेस्ट आ रहा है। जब ये बार बार हम करते हैं इसको, तो ये जो डिफरेंस है उसे डिफरेंस थ्रेशोल्ड बोलते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हर रोज मैं कुछ सबमिटिव क्वेश्चंस डालता हूं जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये तो हुई बात सेंसेशंस की। फिर आते हैं अटेंशन की तरफ। अटेंशन क्या होता है? तो अटेंशन बेसिकली तो 2 तरीके का होता है, सेलेक्टिव अटेंशन एंड सस्टेन्ड अटेंशन। सेलेक्टिव अटेंशन का मतलब क्या हो रहा है? जहां पर हम फोकस लगाकर, अभी फिलहाल के लिए मैं, बहुत सारी दुनिया में चीजें चल रही होंगी, बट मेरा सेलेक्टिव अटेंशन क्या है कि मुझे इस कमरे के अंदर में कैमरे के सामने शूट करना है, राइट, तो दैट इज माई सेलेक्टिव अटेंशन। तो हमने सिलेक्शन ऑफ सम स्टिमुलाई ओवर अदर्स, बहुत सारी बातें बाहर चल रही होंगी, बहुत सारी आवाज आ रहे होंगे, बट मेरे लिए अभी फिलहाल का पूरा फोकस जो है सेलेक्टिव अटेंशन यहीं पर है, बाकी सारे स्टिमुलाई पर नहीं है।
कुछ फैक्टर्स होते हैं जो सिलेक्टिव अटेंशन पर फोकस या इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटेंसिटी कितनी है, अगर एकदम जोरदार अभी बाहर से आवाज आ जाए, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो शायद मेरा अटेंशन जो है वो उधर चला जाएगा कि अरे ये कहाँ से क्या हुआ, राइट। साइज क्या है, अगर बहुत बड़ी चीज सामने खड़ी हो या बड़ी चीज आ जाए तो मेरा अटेंशन उधर चल जाएगा। कोई छोटी मोटी चीज गुजर रही है, कोई चीटी इधर से गुजर रही है, तो शायद मेरी नजर उधर जाए भी ना। नोवेल्टी एंड मूवमेंट आर सम ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स। कुछ चीजें जो मूव कर रही हैं वो मुझे दिख रही हैं, राइट, तो मेरा वो खींच लेगा अटेंशन अपनी तरफ में। इंटरनल फैक्टर्स, मैं देखना चाह रहा हूँ या नहीं देखना चाह रहा हूँ, मैं सुनना चाह रहा हूँ या नहीं सुनना चाह रहा हूँ। तो मम्मियाँ कई बार बहुत कुछ बोलते रह जाती हैं, बट मेरा मोटिवेशन ही नहीं है सुनने का, तो फिर वो कान में आती ही बात और इधर से निकल जाती है, एंड आई डोंट लिसन टू दैट। इंटरेस्ट मेरा अगर है किसी चीज की तरफ, तो ऑटोमेटिकली नजर उस तरफ जाती है जहां इंटरेस्ट है। एटीट्यूड अगर मेरा है चीजों को देखने का, समझ पाने का, क्लास 12th में आप एटीट्यूड को और बेहतर तरीके से समझेंगे। एंड प्रिपरेटरी सेट, कि आप पहले से किन चीजों के लिए तैयार हैं, आपके दिमाग में उससे रिलेटेड और क्या इंफॉर्मेशन है। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल अगर आपका इंटरेस्ट है, तो कोई अगर गाड़ी सामने से निकलेगी तो आपकी नजर उस पर रहेगी, अरे ये कौन सी नई गाड़ी है यार। पर अगर आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो डॉल में अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आपका शायद कितनी भी अच्छी डॉल सामने खड़ी हो या रखी हो, आपकी नजर उधर जाएगी नहीं, बिकॉज ऑफ पहले से बना हुआ प्रिपरेटरी सेट नहीं है आपके पास। कुछ थ्योरीज हैं सेलेक्टिव अटेंशन की। नाउ यहाँ पर 3 थ्योरी समझने की जरूरत है, फिल्टर थ्योरी, फिल्टर अटेन्युएशन थ्योरी और मल्टीमोड थ्योरी। फिल्टर थ्योरी जो ब्रॉडबैंड ने 1956 में दी थी। फिल्टर थ्योरी क्या बोलती है कि अगर हमारा दिमाग कैसे अटेंशन करता है, कि अगर मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा हूँ और वहां पर बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बट मैं खाना खाने का इंतजार कर रहा हूँ, खाना आने का इंतजार कर रहा हूँ, तो जैसे ही कोई भी खाना लेकर आ रहा है तो मेरी नजर उधर जा रही है, मेरे टिफिन आ गया क्या, मेरे ही आ गया क्या, मेरे ही आ गया क्या। तो ये क्या कर रहे हैं, बाकी बहुत सारी चीजें चल रही होंगी, बट मेरा फिल्टर कहाँ है, उसी तरफ है। इसे बोलते हैं फिल्टर थ्योरी, जो ब्रॉडबैंड ने 1956 में दी थी। फिर उसके 6 साल बाद 1962 में ट्रिजमन बोल रहे हैं कि यार फिल्टर तो ठीक है, पर उसके साथ साथ अटेन्युएशन थ्योरी भी होती है। अटेन्युएशन थ्योरी मतलब कि आप मान लीजिए एक रेलवे स्टेशन में बैठे हैं, अनाउंसमेंट हो रही है, इधर चाय की आवाज आ रही है, इधर दोस्त आपको कुछ बता रहा है, ये सारी चीजें चल रही हैं, बट उसी के बीच में आपको कोई आपके नाम से पुकारे या कोई और आपका नाम पुकारे जोर से, दूर किसी और से बात करने के लिए, तो ये सारी चीजों पे आपका अटेंशन तो था, बट कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका नाम जो है वो आपका अटेंशन अपनी तरफ खींच लेता है। इसे बोलते हैं फिल्टर अटेन्युएशन थ्योरी। और मल्टीमोड थ्योरी क्या बोलता है? मल्टीमोड थ्योरी बोलता है कि यार ऐसा नहीं होता, दिमाग जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा होता है, इधर से उधर, उधर से इधर। तो फिल्टर थ्योरी में भी रहता है, फिल्टर अटेन्युएशन थ्योरी में भी रहता है, मतलब कभी इधर कभी उधर भी रहता है दिमाग। तो ये बात करते हैं जॉनस्टन एंड हिंस 1978 में, कि भैया चाय चाय की आवाज भी आ रही है, दोस्त भी कुछ बोल रहा है, अनाउंसमेंट भी चल रहा है, किसी को आपकी आवाज भी आ रही है, तो कभी आप आवाज की तरफ भी फोकस कर जा रहे हैं, पर साथ ही साथ में आपका दोस्त जो कल के मैच के बारे में बता रहा है, आपका ध्यान उधर भी है। तो सेलेक्टिव अटेंशन जो है वो दोनों इक्वली फ्लक्चुएट भी हो रहा है फटाफट से, वो होता है मल्टीमोड थ्योरी। फिर आता है सस्टेन्ड अटेंशन, लंबा टिका रहने वाला अटेंशन। सस्टेन करना मतलब लंबा टिके रहना। विजिलेंस इसके अंदर थ्योरी आती है, इसी को बोलते हैं विजिलेंस सस्टेन को, मेंटेनिंग अटेंशन फॉर लॉन्ग टाइम। तो जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो पहले तो सेलेक्टिव अटेंशन डालना है कि यार पढ़ने बैठना है ना, खेलने भी जाना हो सकता है, दोस्तों के साथ घूमने भी जाना हो सकता है, कुछ खाने भी जाना हो सकता है, बट फिलहाल मुझे अटेंशन डालना है। तो हमने सेलेक्टिव अटेंशन किया कि अभी पढ़ने बैठेंगे और फिर 2 घंटे पढ़ना है, दैट इज सस्टेन्ड अटेंशन, कि 2 घंटे अटेंशन जो है वो वहां पर रहे। तो फैक्टर्स अफेक्टेड सस्टेन्ड अटेंशन क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? सेंसरी मोडालिटी, मेरे जो सेंसेस हैं, जो सेंसरी सिस्टम है, उसकी मोडालिटी कितनी है, वो कम है, ज्यादा है, इस तरीके का। अगर मेरी आंखों में कम प्रॉब्लम है तो मैं कोई चीज को लंबा देख नहीं पाऊंगा, तो मेरा सस्टेन अटेंशन कैसे होगा? अगर कान खराब है या उसमें आवाज वैसी नहीं आ रही है, तो सस्टेन अटेंशन कैसे होगा किसी बात सुनने में? स्टिमुलाई की क्लैरिटी, अगर आवाज साफ आ रही है, अगर इस वीडियो में आपकी आवाज आपको साफ आ रही है, तो क्लैरिटी है स्टिमुलाई में, तो आपका अटेंशन में लंबा टिका पाऊंगा। बट अगर इस तरीके की आवाज है, आवाज साफ नहीं आ रही है, वीडियो की क्लैरिटी अच्छी नहीं है, तो क्लैरिटी ऑफ स्टिमुलाई नहीं है, और इस वजह से सस्टेन अटेंशन करा पाना मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ तक आपका सस्टेन करा पाया हूँ अटेंशन, तो प्लीज हिट ऑन दैट लाइक बटन। अटेंशन एंड ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलाई, ये जो स्टिमुलाई है इसका इंटेंसिटी कितनी है, इंटेंशन क्या है, ड्यूरेशन कितना है। तो अगर पढ़ाई है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका इंटेंशन है पढ़ने का, और अगर आपको पता है कि यार 2-3 घंटे पढ़ने हैं, तो आप सस्टेन अटेंशन कर पाएंगे। बट अगर इंटेंशन ही नहीं है तो शायद 15 मिनट 20 मिनट में भी आप फिर वापस से कहीं और चले जाएंगे। अभी ये चैनल चल रहा है, इसको आप स्किप करेंगे, अरे यार ये तो बोर लग रहा है, पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, कुछ और चल जाते हैं। तो अगर इंटेंशन नहीं है पढ़ने का, तो आपको 15 मिनट 20 मिनट की वीडियोस भी बहुत लंबी लगेगी,
और अगर इंटेंशन है तो आप 15 घंटे के वेब सीरीज जो है वो भी एक फ्लो में देख लेंगे। टेम्पोरल और स्पेशल अनसर्टेनिटी होती है। टेम्पोरल मतलब टाइमिंग की अनसर्टेनिटी। अगर आपको पता है कि हर अगले दिन शाम 7:30 बजे नया एपिसोड आने वाला है जो सीरीज में आ रहा है, तो आपको पता है कि कल भी नया एपिसोड आएगा, तो आपके लिए सर्टेनिटी बनी हुई है। तो कल आप वापस आएंगे तो आप पूरा सोच समझ के आएंगे कि हाँ यार ये 15 मिनट का वीडियो है तो इसको पूरा देखना है, अरे ये तो 15 मिनट का होने वाला है, इस टाइम से इस टाइम में पढ़ने बैठता हूँ, इतने टाइम पे सर का नया वीडियो आ जाता है। तो टेम्पोरल अनसर्टेनिटी अगर बनी हुई है तो सस्टेन अटेंशन नहीं होगा, सर्टेनिटी बनी हुई है तो होगा। अगर आपको पता है कि कल ये वाला एपिसोड, ये वाला सीरियल इतने बजे आने वाला है ना, और ये सीक्वेंस में आने वाला है, तो आपके लिए सर्टेनिटी बनी हुई है। इसी का यूज करते हैं, जैसे अभी यूज किया इन्होंने, आदित्य धर ने यूज किया, तो उसने पहले बता दिया है कि भैया फरवरी में जो है सेकंड पार्ट आएगा, तो आपको सर्टेनिटी मिल गई है, अब आप उसका वेट करेंगे। स्पेशल अनसर्टेनिटी, स्पेशल मतलब कि जो आपको दिख रहा है विजुअली, अगर मैं एक दिन बोर्ड में पढ़ाऊं, दूसरे दिन मैं किसी और तरीके से पढ़ाऊं, तीसरे दिन मैं कपड़ा चेंज कर दूं, है ना, तो आपको वो कनेक्ट नहीं आएगा, टच नहीं आएगा, वो ब्रांडिंग नहीं आएगी। इसलिए आप देखेंगे स्पेशल अनसर्टेनिटी बनाने के लिए, स्पेशल अनसर्टेनिटी बनाने के लिए बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो अपने कलर कोड्स तक चेंज नहीं करती हैं, है ना। तो वोडाफोन हो गया, आपको देख के समझ में आ जाएगा अच्छा ये तो वोडाफोन है। तो क्यों? क्योंकि वो देखकर एक ग्लिम्स में आपको ब्रांडिंग बन जानी चाहिए। मैकडॉनल्ड्स, आपको एक ग्लिम्स में पता चल जाएगा कि मैकडॉनल्ड्स है ना। पिज्जा अगर आप मंगा रहे हैं तो वो एक ग्लिम्स में आपको पता चल जाएगा कि पिज्जा हट से आया है कि कहीं और से आया है। तो ये स्पेशल अनसर्टेनिटी मतलब कलर हो गया, डिजाइन हो गया, ये सारे की सर्टेनिटी अगर बनी हुई है तो अटेंशन जो है वो सस्टेन किया जा सकता है। तो इसे बोलते हैं स्पेशल अनसर्टेनिटी। कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं अटेंशन के जो सपोर्टिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे डिवाइडेड अटेंशन। कई बार हम एक साथ बहुत सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अभी फॉर एग्जांपल आप सुन भी रहे हैं और आपको लग रहा है मैं नोट्स भी बना लेता हूँ फटाफट और मैं सुन भी लूंगा और इसको पॉज भी नहीं करूंगा, तो आप ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। कभी आप पढ़ने बैठते हैं और आप गाने लगा रहे होते हैं, तो आपका अटेंशन जो आप डिवाइड कर ले रहे हैं, तो ना आपको ये समझ में आ रहा है ना आपको ये समझ में आ रहा। अटेंशन एक समय में एक ही जगह पर रखें तो ज्यादा बेहतर होता है। पॉसिबल ओनली फॉर हाईली प्रैक्टिस्ड ऑटोमेटिक टास्क, जो बहुत सारी चीजों को आपने टास्क को प्रैक्टिस बहुत बार कर रखा है तो शायद आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट मेजॉरिटी डिवाइडेड अटेंशन विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। दूसरा, स्पैन ऑफ अटेंशन, कितनी देर तक आपका अटेंशन बना रहता है। तो अगर पढ़ाई हो रही है और बहुत बोरिंग तरीके से पढ़ाई हो रही है तो आपके लिए 10 मिनट बनाना भी बड़ा मुश्किल है। रील्स जो है वो आप 15 सेकंड की रील्स को 5 सेकंड में स्किप कर देते हैं, बट वहीं एक वेब सीरीज होती है जो 8 एपिसोड की सीरीज है और 1-1 घंटे की सीरीज है, मतलब 8 घंटे आप एक बिंज में देख लेते हैं। मतलब अटेंशन स्पैन कैन बी डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट एंगल। तो मिलर का एक मैजिक नंबर है 7 + -2। अमाउंट एंड इंफॉर्मेशन अटेंडेड एट वन ग्लांस, एक बार में हम कितने देर तक अपना अटेंशन को बनाकर रख सकते हैं। तो 7 + 2 इज कि 7 मिनट से आगे पीछे, 2 मिनट आगे पीछे तक हमारा स्पैन ऑफ अटेंशन बना के रखना पॉसिबल होता है, ईजी होता है। फिर आता है एक प्रॉब्लम आती है अटेंशन के अंदर में जिसे बोलते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD। ADHD क्या होता है? अटेंशन बना पाना मुश्किल है। Now because you guys are getting trained from all these reels and short form contents, तो ये क्या कर रहा है, हर 10 सेकंड में आपको नई चीज चाहिए, तो आपका अटेंशन बनने ही नहीं दे रहा। धीरे धीरे आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपके लिए अटेंशन बना पाना, जब आप लंबा पढ़ने बैठेंगे जहां अटेंशन डालना है आपको, काम करने बैठेंगे आप जहां अटेंशन डालना है आपको, तो आपको बड़ा मुश्किल आएगा। दिमाग बोलेगा कुछ और कर लेते हैं, फिर कुछ और कर लेते हैं, तो बार बार स्किप करेगा अटेंशन डेफिसिट की वजह से। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? और हाइपर एक्टिविटी मतलब कि व्यक्ति जो है वो बहुत सारी चीजें करने की कोशिश कर रहा है, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, हाइपर एक्टिव है वो। सिम्टम्स क्या होते हैं? अटेंशन नहीं हो पाना, हाइपर एक्टिव होना, इंपल्सिविटी मतलब कभी भी कुछ भी कर लेना, इंपल्सिविटी होते हैं। कॉजेस क्या हो सकते हैं इसके? बायोलॉजिकल हो सकते हैं कि जब आपकी पैदाइशी ऐसी हुई है या कोई न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है ना, उसकी वजह से पेट में जब बच्चा था उसमें कुछ दिक्कत आ गई थी, वहां से हो सकता है। या सोशल कॉजेस हो सकते हैं कि जिस माहौल में आप रहे हैं वहां पर आपको अटेंशन रखने ही नहीं दिया गया। जैसे अभी आप अगर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में है तो आपका क्या कर रहा है, वो सोशल स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, विच इज क्रिएटिंग एन ADHD। तो मैनेजमेंट क्या हो सकता है, कैसे इसको बचाया जा सकता है? बिहेवियरल और कॉग्निटिव ट्रेनिंग से, कि भैया अगर पढ़ने बैठे हैं तो मुझे पता है यार 1 घंटा मैं उठूंगा नहीं पढ़ने, तो जो भी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी वो यहीं पढ़ेंगे। मोबाइल पे नहीं जाएंगे कि किताब पढ़ रहे हैं समझ नहीं आ रहा है तो मोबाइल उठा लिए, यूट्यूब पे देखेंगे सोच के, यूट्यूब उठा लिए और 10 मिनट में वो उस कॉन्सेप्ट से निकल कर कहीं और चले गए कि वो आशीष चलानी की वीडियोस देख रहे हैं और सौरभ जोशी के व्लॉग्स देख रहे हैं और वहां चले गए। ऐसा नहीं करना है, राइट। तो जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो मोबाइल को साइड रख दीजिए, उसको रखिए कि लास्ट में जब चीजें नहीं समझ में आएंगी 2 घंटे पढ़ने के बाद, तो मैं उन चीजों को नोट कर ले रहा हूँ और उसके बाद उधर जाऊंगा। पहले चले जाएंगे तो फंस जाएंगे, राइट, क्योंकि एल्गोरिथम से लड़ पाना आपके दिमाग के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल फिलहाल तो नहीं है।
आई होप कि आप लोगों के लिए अच्छा चल रहा होगा। अगर अच्छा चल रहा है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर मैं इसको बेहतर कर सकता हूं तो भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो ये हमारे पास दो चीजें हमने समझी, सेंसरी और अटेंशन। फिर समझते हैं परसेप्चुअल प्रोसेसेस। परसेप्चुअल प्रोसेसेस का मतलब कि दुनिया मुझे कैसी दिखाई देती है, कैसी समझ पाता हूं मैं दुनिया को। हर व्यक्ति इसी वर्ल्ड में रह रहा है, पर सबकी इस वर्ल्ड को समझने की कैपेसिटी या परसेप्शन जो है वो डिफरेंट होता है, और उस परसेप्शन की वजह से उसके डिसीजंस बदल जाते हैं। डिसीजंस बदल जाते हैं तो उसका लाइफ बदल जाता है, किसी का अच्छा किसी का बुरा, राइट। तो परसेप्शंस क्या होते हैं और कैसे डिफाइन होते हैं, कैसे बनते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रोसेसिंग अप्रोचेस इन परसेप्शन। तो परसेप्शन के लिए हमारा दिमाग जो है वो कैसे प्रोसेस कैसे करता है। तो दो तरीके का प्रोसेस है, बॉटम्स अप प्रोसेसिंग और टॉप डाउन प्रोसेसिंग। इसको समझते हैं। तो बॉटम्स अप प्रोसेसिंग को कुछ ऐसा समझिए आप। बॉटम्स अप प्रोसेसिंग मतलब ये ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है। इसका क्या मतलब है कि आप छोटी छोटी इंफॉर्मेशंस आपको मिल रही हैं और उसको क्लब करके आप एक बड़ी इंफॉर्मेशन बना रहे हैं। मतलब आपको साइकिल के बहुत सारे पार्ट्स मिल गए, आपने उसको क्लब करके साइकिल बना ली। इसे बोलते हैं प्रोसेसिंग, बॉटम्स अप प्रोसेसिंग अप्रोच। परसेप्शन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टिमुलस फीचर्स, ठीक है। तो हम कई बार वो छोटी छोटी चीजें हमें दिख रही होती हैं और फिर हम उसको क्लब करके बड़ा बना देते हैं। कई बार हमें बड़ा दिख रहा होता है और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में दिमाग जो है वो बांट लेता है, उसको पूरा समझ में नहीं आता। तो बट अगर मैं आपको एक बड़ा एलिफेंट दिखाऊं और उसको बोलूं कि इसको पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो आप उसका ट्रंक अलग करोगे, पैर अलग करोगे, कान अलग करोगे। तो आप एक बड़े इमेज को जब छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड कर रहे हैं दिमाग, तो उसे बोलते हैं टॉप डाउन प्रोसेसिंग। सबके लिए अलग अलग होता है। डिटेल वीडियो आपको लिंक वहां मिल जाएगा, वहां पे आप देख लीजिए, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर आते हैं द परसीवर पे। परसीवर कौन है? हम परसीवर हैं, हम परसीव कर रहे हैं दुनिया को, तो हम परसीवर हुए। परसीवर कैसे परसीव करता है दुनिया, उसके क्या फीचर्स होते हैं, किन किन पैरामीटर्स में हम फोकस करते हैं परसीवर को। तो परसीवर जो है उसके मोटिवेशन क्या है, क्या देखना चाह रहा है, उसके नीड्स एंड डिजायर्स जो हैं उसके इन्फ्लुएंस करते हैं परसेप्शन को। तो मैं क्या देखना चाहता हूं तो मुझे दुनिया वैसी दिखेगी। अगर मैं नहीं देखना चाहता हूं कुछ, तो मुझे दिखेगा ही नहीं, मुझे सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा, क्योंकि मैं सोल्यूशन खोजना ही नहीं चाह रहा हूं, राइट। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जब भी आप किसी चीज को पाने की इच्छा करते हैं तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने पे लग जाती है, बिकॉज ऑफ मोटिवेशन, एंड यू आर द परसीवर। कल्चरल बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंसेस की वजह से हो सकता है, जिस कल्चर से आप निकल कर आ रहे हैं वहां पर किसी भी प्रॉब्लम को, पॉलिटिक्स को इस तरीके से देखा जाता है, बिजनेस को अलग तरीके से देखा जाता है। तो जो बिजनेस कैटेगरी के लोग होते हैं उनके लिए बिजनेस आसान होता है, क्योंकि वो हमेशा से वैसे ही देखते आए हैं, राइट। काम उनके लिए जरूरी होता है। बट फिर अगर आप थोड़े से उधर जाएंगे, थोड़ा और नीचे आएंगे, जो नॉन बिजनेस बैकग्राउंड में आएंगे, जो जॉब कैटेगरी वाले लोग हैं, तो यहाँ पर पेरेंट्स बोलेंगे बेटा तू जॉब कर ले यार, जॉब मिल जाएगा तो अच्छा है, राइट। वो बिजनेस की बात ही नहीं करेंगे। दिस इज बिकॉज ऑफ कल्चरल बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंसेस। उनके हिसाब से बिजनेस शायद खराब होगा, बट और उनको ये भी पता है कि यार क्योंकि तुम्हारी लर्निंग वैसी हो रही है तो तुम्हारे लिए बिजनेस करना मुश्किल होगा। बट आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, राइट। आप अलग अलग जगह से बिजनेस सीख सकते हैं। आप ऐसे दोस्त बनाइए जो उनको बिजनेस आता है, उनके साथ रहिए, उनके साथ उठना बैठना कीजिए। ऐसे लोगों के साथ मत रहिए जो जिनका खुद का कोई प्रोडक्टिव लाइफ नहीं है, जो खुद के लिए कुछ नहीं करना चाह रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दिस आर कल्चरल बैकग्राउंड्स। फिर एक्सपेक्टेशंस और परसेप्चुअल सेट्स होते हैं कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वहां से हम चीजों को परसीव करते हैं। तो अगर आपको दुनिया हरी देखनी है तो आप हरा चश्मा पहन लेंगे, तो आपको दुनिया हरी दिखने लगेगी। तो आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, वैसी ही दुनिया दिखती है। आपको अगर लग रहा है कि हर कोई आपको आपके लिए बुरा करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको हर किसी में बुरा दिखने लगेगा, राइट। दैट इज एक्सपेक्टेशंस। परसीव आप वैसे ही करेंगे। और फिर कॉग्निटिव स्टाइल आपका फील्ड डिपेंडेंट है या फील्ड इंडिपेंडेंट है। फील्ड डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि एवरीथिंग इन्फ्लुएंस योर डिसीजन। फील्ड इंडिपेंडेंट का मतलब है कि नथिंग इन्फ्लुएंसेस योर डिसीजन। बेसिक आइडिया है, डिटेल वीडियो में आप देखेंगे तो और डिटेल वाला मिल जाएगा। देन परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन जो गेस्टाल्ट बताते हैं कि इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। क्या प्रिंसिपल्स बता रहे हैं ये? फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन। परसीव कैसे करते हैं? परसीव करते हैं, हमारी आंखें जो है ना वो 2D में देख सकती है, 3D देखती नहीं है। 3D में हम परसीव करते हैं। डेप्थ जो है वो परसीव करते हैं। अगर पीछे की चीज नहीं दिख रही है कोई और सामने कुछ दिख रहा है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि देयर इज अ डेप्थ इन बिटवीन। बट मेरी आंखें जो है वो 2D पिक्चर ही देख पाती हैं, राइट। बट वो कैसे परसीव करती है, डिटेल वाले वीडियो में ज्यादा बेहतर है, बट ये क्योंकि वन शॉट है तो हम इसको फटाफट वाला कर रहे हैं। फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब तोड़ना होता है। फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन का मतलब मैं फिगर, मेरे पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है, तो अगर आपको बोर्ड का ये हिस्सा नहीं दिख रहा है, मतलब मैं सामने खड़ा हूं, ये दिमाग परसीव कर रहा है। तो मैं फिगर हो गया, ये बैकग्राउंड हो गया।
तो इसका सेग्रीगेशन है, राइट। अब अगर मैं धीरे धीरे आगे आने लगूंगा तो आपको और कम दिखने लगेगा स्पेस, मतलब मैं आगे आ रहा हूँ, राइट। तो दिमाग इसको परसीव करता है कि अरे पीछे की चीज कम दिखने लगी है, राइट। अगर आप आसमान देखेंगे तो आसमान में एक बड़ा सा नीला आसमान है, उसके सामने एक चिड़िया है उड़ रही है, तो जो बड़ा है वो आपका बैकग्राउंड है और जो छोटी है वो आपकी चिड़िया है। तो आपको क्या परसीव करेंगे आप कि चिड़िया बैकग्राउंड से बहुत सामने खड़ी होगी, तो डेप्थ परसीव कर रहे हैं हम, राइट। तो इसे बोलते हैं फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन। इसके कुछ लॉज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। क्या क्या लॉज होते हैं? जैसे प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी मतलब कितना पास खड़ा है व्यक्ति। प्रॉक्सिमिटी मतलब कितना पास खड़ा है। तो जितना पास होगा, अगर मैं ये उंगली यहां रखूं तो बिल्कुल नहीं दिख रहा, यहां रखूं तो बहुत सारी चीजें नहीं दिखेंगी आपको, तो ये प्रॉक्सिमिटी हो गया। सिमिलैरिटी मतलब अगर वैसी हो और इमेजेस मुझे पता है कि अगर 10 चिड़िया एक साथ में हैं और सब एक जैसी दिख रही हैं तो वो प्रॉक्सिमिटी है, वो सिमिलैरिटी है एक दूसरे की, तो मैं ऑटोमेटिकली परसीव कर पाऊंगा कि 11वां जो है वो भी वैसे ही होगा, जो नहीं दिख रहा है छोटा थोड़ा सा दिख रहा है पर वो भी वैसे ही होगा, ये परसीव कर पाएंगे हम सिमिलैरिटी की वजह से। कंटिन्यूटी बनी हुई है। कंटिन्यूटी में क्या होता है कि दिमाग जो है वो कंटिन्यूटी देख पाता है, अपने आप उसको अगला रूट दिखने लगता है, कंटिन्यूटी। क्लोजर, अगर कुछ आधा फिगर बना हुआ है तो आपका दिमाग उसको ऑटोमेटिकली क्लोज कर लेता है, राइट। स्मॉलनेस, जो चीज छोटी होगी वो सामने होगी और जो बड़ा होगा वो पीछे होगा, जो छोटा होगा वो सामने होगा, ये स्मॉलनेस है। सिमेट्री का मतलब है कि अगर दो फिगर हैं और एक जैसे बने हुए हैं इधर भी और इधर भी, तो सिमिलर है, ये एक फिगर हम इसको मानते हैं सिमिलैरिटी के अंदर में, राइट। तो अगर इस तरफ और इस तरफ का सेम है, सिमेट्री है, तो हम इसे एक फिगर मानते हैं। और सराउंडेडनेस के अंदर आता है कि आसपास में और कौन कौन सी चीजें हैं जिससे चीजें सराउंडेड हैं, तो वहां से वैसे चीजें दिखती हैं हमें। मैं यहाँ पर इमेज दे दूंगा एक एक तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर आते हैं परसेप्शन ऑफ स्पेस, डेप्थ एंड डिस्टेंस पे। कैसे हमारा दिमाग जो कि 2D में देखता है वो 3D में कैसे परसीव करता है, इसके लिए दो तरीके के क्यूज होते हैं, मोनोक्यूलर क्यूज और बाइनोक्यूलर क्यूज। साइकोलॉजिकल क्यूज मतलब दिमाग ऑटोमेटिकली बनाता है। रिलेटिव साइज, जो चीज बड़ी है वो पास में है और जो चीज दूर है वो छोटी होगी, तो जितना आप दूर जाते जाएंगे चीज छोटी होती जाएगी, इसे बोलते हैं रिलेटिव साइज। इंटरपोजिशन, अगर मैं सामने खड़ा हूं और पीछे की चीज आपको नहीं दिख रही है, मतलब ये आपसे ज्यादा पास में हो और ये आपसे दूर में है, डेप्थ यहां से क्रिएट हो रही है। लीनियर पर्सपेक्टिव, लीनियर पर्सपेक्टिव मतलब जब आपने ट्रेन की पटरियां देखी होंगी तो वो दूर जाते जाते चिपकने लगती है, तो अगर दूर है मतलब पास में है और अगर चिपक गई है तो दूर में है, ऐसा परसीव होता है। एरियल पर्सपेक्टिव, अगर आप पहाड़ों में जाते हैं और आप देखते हैं कि दूर के पहाड़ जो हैं वो बहुत हेजी दिख रहे हैं, पास के जो पहाड़ हैं वो क्लियर शार्प दिख रहे हैं, पेड़ अगर पास में है तो शार्प दिख रहा है, पहाड़ जो है वो ब्लरी दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ एयर इन बिटवीन। एरियल पर्सपेक्टिव, जो ब्लर दिख रहा है वो दूर है और जो शार्प दिख रहा है वो पास में है, एरियल पर्सपेक्टिव। लाइट एंड शेड, लाइट एंड शेड का मतलब कि जो चीज आपको डिस्टेंस बताती है, फॉर एग्जांपल अगर आप एक पेड़ के पास बैठे हैं और एक शेड पड़ रहा है तो आपको ये ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है कि पेड़ जो है, जो शेड है वो जमीन पर है और ये जो है वो सीधा वर्टिकल है, तो लाइट जहां पड़ रही है और जो शेड पड़ रहा है तो इसमें डिफरेंस समझ में आ जाता है। रिलेटिव हाइट, अगर कोई चीज बहुत बड़ी है दिख रही है हमें तो मतलब वो पास में है, और अगर कोई चीज छोटी दिख रही है तो वो दूर में है, रिलेटिव हाइट के तौर पर। टेक्सचर ग्रेडियंट, अगर टेक्सचर ग्रेडियंट है तो अगर टेक्सचर साफ दिख रहे हैं मतलब पास में है, और अगर टेक्सचर सब एक दूसरे के अंदर घुसते जा रहे हैं, क्लब होते जा रहे हैं, मतलब वो चीज दूर में है। एंड मोशन पैरालैक्स, जैसे आप ट्रेन में अगर ट्रेवल करते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी ट्रेन तो खड़ी हुई है बट आपको हिलती हुई दिख रही है, क्योंकि बाजू वाली ट्रेन हिल रही थी, राइट। तो इसे बोलते हैं मोशन पैरालैक्स। ये सारा दिमाग जो है साइकोलॉजिकली इसको बनाता है, क्रिएट करता है अंदर ही अंदर। फिर आते हैं बाइनोक्यूलर क्यूज में, जिसमें दोनों आंखों की जरूरत पड़ती है। अब जब दोनों आंखें खोल लेते हैं तो दोनों आंखों के बीच में लगभग 6 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस क्या करता है, ये 3 तरीके की चीजें क्रिएट करता है। फर्स्ट इज रेटिनल डिस्पैरिटी। अब मैंने इसको यहाँ रखा, मैंने एक आंख बंद करी तो मुझे कहीं और दिख रहा है, दूसरी बंद करी तो मुझे कहीं और दिख रहा है, इसे बोलते हैं रेटिनल डिस्पैरिटी, क्योंकि हमारी दोनों आंखें जो है वो 6 सेंटीमीटर डिफरेंस है। कन्वर्जेंस, मैं इसको जितना पास लाता जाऊंगा ये उतना बड़ा होता जाएगा और बाकी सारी चीजें पीछे की ब्लर होने लगेंगी, इसे बोलते हैं कन्वर्जेंस। तो इससे भी समझ में आता है कि कौन सी चीज कितनी पास है और कितनी दूर है। दूर की चीज जो होती है वो उतना कन्वर्ज नहीं करती है, आंखों को ज्यादा मस्कुलर टेंशन नहीं देती है, पास जितना लाते जाऊंगा उतना मस्कुलर टेंशन आता जाएगा। तो दिमाग ऑटोमेटिकली इसको एकोमोडेट कर लेता है कि जो पास की चीज है उसमें मस्कुलर टेंशन आ रहा है और जो दूर की चीज है उसमें आंखें जो है वो रिलैक्स होकर देख पा रही है, इसे बोलते हैं एकोमोडेशन।
तो इस तरीके से जो है दिमाग हमारा परसीव करता है स्पेस, डेप्थ और डिस्टेंस को। बट इसको समझने के लिए साथ ही साथ में हमें परसेप्चुअल कंस्टेंसीज भी समझनी पड़ेंगी। कंस्टेंसीज का मतलब होता है कि अगर एक आपका दोस्त है जो आपको छोड़कर आगे जा रहा है, तो आपको वो दूर जाता दिख तो रहा है और आपके दिमाग को पता है कि यार वो छोटा तो नहीं हो रहा, उसकी साइज तो उतनी है जितनी यहाँ खड़ा था उस समय जितनी लग रही थी, पर वो दूर जितना जाता जा रहा है उतना छोटा दिखता जा रहा है। मतलब हमारे दिमाग को ये पता है कि साइज जो है वो कांस्टेंट है, शेप जो है वो कांस्टेंट है। तो ओवर द टाइम जब हम देखते हैं तो शेप भी बदलने लगता है। अगर आपके घर में दरवाजा है, दरवाजा कोई खोलेगा तो अभी वो रेक्टेंगल दिखता है, फिर जैसे जैसे दरवाजा खुलता जाएगा उसकी शेप जो है बदलती जा रही है। बट दिमाग को क्या पता है कि भैया शेप तो उसकी अभी भी रेक्टेंगुलर है, भले वो मुझे दिख नहीं रहा। उसे बोलते हैं शेप कंसिस्टेंसी। और फिर ब्राइटनेस कंसिस्टेंसी, मतलब कि दिन से रात हो गई, सुबह से शाम हो गई, व्हाइट कलर था उसमें कोई और कलर मार दिया आपने, वो ग्रीन दिखने लगा, पर आपके दिमाग को तो पता है कि ये व्हाइट है। इसे बोलते हैं ब्राइटनेस कंसिस्टेंसी, जिसमें दिमाग जो है वो कॉन्स्टेंसी बनाकर रखता है, कंसिस्टेंसी बनाकर, कांस्टेंट बनाकर रखता है उन चीजों को। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज इल्यूजन्स क्रिएट करता है हमारा दिमाग। ये भी परसेप्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है जहां हमारा दिमाग इल्यूजन्स क्रिएट करता है। इल्यूजन क्या होता है? जहां पर स्टिमुलस और परसेप्शन के बीच में मिसमैच हो रहा है। तो दिमाग रिसीव कुछ और कर रहा है, परसीव कुछ और कर रहा है, और ये मुझे लग रहा है कि ये कुछ और ही है, राइट? इसे इल्यूजन्स कहते हैं। टाइप क्या होते हैं? दो तरीके के होते हैं, एक यूनिवर्सल होता है, एक पर्सनल इल्यूजन्स होते हैं। यूनिवर्सल इल्यूजन्स का मतलब क्या होता है कि जब आपने बादल देखा तो आपको उसमें हनुमान जी दिख रहे हैं, कोई अगर मुस्लिम है तो कुछ और दिख रहा है, कोई अगर सिख है तो कोई और दिख रहा है। तो यहाँ पर ये यूनिवर्सल इल्यूजन्स हैं कि वो है तो बादल ही, पर सबको अपने अपने तरीके से परसीव कर रहे हैं सब। और फिर पर्सनल होता है जहाँ पर अपने आसपास की चीज़ें, अपने लोग, अपने आसपास का माहौल, जब कोई इमेज वगैरह हम देखते हैं तो हमारे दिमाग में कौन सी बातें पड़ी हुई हैं वो एक इल्यूजन क्रिएट करती हैं। कुछ कॉमन इल्यूजन्स आते हैं जिसको हम समझते हैं, जैसे मुलर लायर का है इल्यूजन, जिसमें दो लाइंस, सिमिलर लाइंस रखी हुई हैं, पर उसके एरोस जो हैं वो अलग अलग हैं, और पूछ रहे हैं कि भैया बताओ दोनों साइज में से बड़ा कौन सा है। तो आप बोल रहे हो कि जिसके एरोस बाहर निकले हुए हैं वो बड़ा है, जबकि ऐसा है नहीं, ये सिर्फ इल्यूजन है। इसे हम मुलर लायर इल्यूजन बोलते हैं। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इन्फ्लेशन में क्या होता है कि अगर आप एक ऐसे रखे हुए हैं दो सेम लाइन को, सेम लेंथ की लाइन को, तो आपको लगेगा कि ये लाइन ज़्यादा बड़ी है और जो लेटी हुई लाइन है वो छोटी है, जबकि दोनों का साइज सेंटीमीटर में सेम है। ये इस बात पर भी इन्फ्लुएंस करता है कि अगर आप पहाड़ों पे रह रहे हैं या आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पर पहाड़ दिखते ही नहीं है, आप किस माहौल में रहते हैं, तो आपका इल्यूजन जो है वो वहाँ से भी क्रिएट होता है। अगर आप शहरों में रहते हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, है ना, अगर आप मल्टीपल बिल्डिंग्स वाले घरों में रहते हैं या आप सिंगल झोपड़ी वाले घर में रहते हैं, इससे भी आपके इल्यूजन्स पर बहुत असर पड़ता है। फिर आता है एपरेंट मूवमेंट इल्यूजन। तो आपने दिवालियों में देखा होगा कि भैया लाइट तो जो है, झालर की जो लाइट होती है वो सिर्फ बंद चालू होती है, पर आपको लगता है कि एक सीक्वेंस चल रहा है ना। ये इल्यूजन होता है जिसे फाइव फिनोमिना और एपरेंट मूवमेंट भी बोलते हैं। देन कम्स सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑन परसेप्शन। दुनिया को देखने के लिए हमारा परसेप्शन सोशल कल्चरल कितना इन्फ्लुएंस है, सोसाइटी और कल्चर कितना इन्फ्लुएंस करती है। क्रॉस कल्चरल स्टडीज ये मानती हैं, जो कि सीगल, कैम्पबेल और हेस्ट्रोविच ने किया अफ्रीका और वेस्टर्न डिफरेंसेस के अंदर में। तो इन्होंने बोला कि अगर आप जंगलों में रहते हो, राइट, तो जहाँ पर बड़े बड़े पेड़ हैं, तो वहाँ पे आपके दुनिया जो है वो बिल्कुल अलग है। और अगर आप ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ प्लेन बहुत है, पेड़ कम है, तो वहाँ पर आपके लिए इल्यूजन्स बिल्कुल अलग होंगे, राइट। और इंडियन स्टडीज इस पे करते हैं हडसन और सिन्हा एंड मिश्रा, जो बात करते हैं कि आपके सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंस भी आपके परसेप्शन पर असर डालते हैं। तो अगर आप यूएस वगैरह के बच्चे लोग को देखेंगे और इंडिया में देखेंगे और चाइना में देखेंगे, तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। तो चाइनीज कल्चर के अंदर में ये बोला जाता है कि बच्चा जब तक 17, 18, 20 साल का नहीं हो गया तब तक उसको पता नहीं है कि उसको क्या करना है, तो वो जैसा हम बताएंगे उसको वैसा करना चाहिए। यूएस के अंदर में बोलते हैं कि अरे तुम्हारा जीवन है, तुम देख लो। अब इसलिए आप देखेंगे कि ओवर द टाइम यूएस में ज्यादा बिगड़े हुए बच्चे ज्यादा मिलेंगे आपको, whereas in China there are more into discipline। आगे चलकर जीवन में दोनों ही डिफरेंसेस क्रिएट कर जाते हैं। तो इनको क्योंकि पता नहीं होता है, जो जैसा समझ में आ रहा है वो वैसा करते चल जाते हैं। ये अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से उनको ओवर द टाइम डिसिप्लिन देते हैं, सिखाते हैं, और उसके बाद बोलते हैं कि अब तुम जीवन अपने तरीके से एक्सप्लोर करो। तो ये सारा सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंस होता है जो दुनिया को दिखाने के लिए, परसीव करने के लिए हमारा दिमाग ओवर द टाइम बनाता है। दिस एंड्स अ चैप्टर नंबर सेंसरी, अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस, चैप्टर नंबर 4। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है,
आप वहाँ से नोट्स निकाल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें हर रोज हम क्वेश्चंस डाल रहे हैं जिससे आपको पता चले, आप प्रैक्टिस कर पाएँ, तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर ये सारी डिटेल्स आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच। गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशंस। टिल देन, हैव अ क्लेवर डे।